नमस्कार, स्वागत है। और आप तीसरे चरण के वोटिंग का पल पल का अपडेट IBS 24 के साथ प्राप्त करते रहे। वोटिंग का समय हो गया है खत्म, लेकिन जो भी मतदान केंद्रों पर पहुंच जाता है, प्रवेश कर जाता है, उसे मतदान का अवसर मिलता है। तो देश भर में तीसरे चरण के रण में कुल मिलाकर 93 सीटों पर मतदान हो चुका है और वक्त खत्म हो जाने के बाद जो स्थिति बनी है, इस पर अगले 1 घंटे आपको अपडेट देंगे। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के तहत 9 सीटों पर वोट पड़े। इसमें मध्य क्षेत्र की भोपाल, ग्वालियर, चंबल अंचल से ग्वालियर, मुरैना, गुना, इसके अलावा राजगढ़, विदिशा, सागर, बैतूल और भिंड, इन लोकसभा सीटों पर वोट पड़े हैं। यह आप अलग अलग 9 तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की 7 सीटें, ये कुल 16 तस्वीरें। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़, ये 7 सीटें छत्तीसगढ़ की, जहां सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 129 उम्मीदवार, छत्तीसगढ़ में 168 उम्मीदवार, अब इनकी किस्मत ईवीएम में लॉक हो रही है। नतीजे 4 जून को बाहर आएंगे। IBC 24 पर ही आप सबसे तेज और विश्वसनीय नतीजे देख पाएंगे, संपूर्ण विश्लेषण के साथ। और सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक का वक्त है, यानी इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये कि निर्वाचन के लिए और निर्वाचन की प्रक्रिया में वोटिंग के लिए जो वक्त तय था, तीसरे चरण का चुनाव हो गया है संपन्न। वक्त खत्म हो गया है। अब जो लोग कतार में लग गए हैं, जो वहां पहुंच गए हैं, वे अपना वोट डाल सकेंगे। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर कुल 129 उम्मीदवार हैं और छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर कुल 168 उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम में लॉक हो रही है। और मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर जो अब तक का अपडेट मिला है, उसमें 62.28% मतदान की खबर है, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर 66.87% मतदान की जानकारी सामने आई। ये प्रतिशत फाइनल कुछ देर बाद और अपग्रेड होगा, अपडेट किया जाएगा इसे। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में ओवरऑल देखें तो अब तक 62% के आसपास और छत्तीसगढ़ में तकरीबन 67% के आसपास मतदान हुआ है। और हर एक जगह मतदान को लेकर दिन भर रंग बदलते मौसम के बीच में क्या अपडेट्स रहे हैं, हर एक बूथ से आपको अपडेट हमने पहुंचाया। और इस वक्त पूरे दिन के बाद में क्या स्थिति बन रही है, बताने के लिए हमारे साथ में 4 सहयोगी जुड़ गए हैं। रायपुर से मेरे साथ में राजेश राज जुड़े हुए हैं, बिलासपुर से जितेंद्र थवायत हैं, हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ में जुड़ी हैं भोपाल से, और संतोष मालवीय विदिशा सीट से हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। आप सबसे हम अपडेट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हरप्रीत के पास। हरप्रीत, बताइए क्या अपडेट है आपके पास में? अब वोटिंग का वक्त खत्म हो गया, लेकिन क्या कतार में अभी भी लोग हैं? बिल्कुल, देखिए 6 बज चुके हैं और मतदान का जो समय है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग मतदान कर सकेंगे। लेकिन ये वही लोग होंगे जो इस समय उस परिसर में यानी मतदान केंद्र के अंदर मौजूद होंगे। उन लोगों को ये सुविधा दी गई है कि वो मतदान यहाँ पर कर सकेंगे। और एक राहत की और अच्छी बात ये है कि पिछले 2 चरण में मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था, आज तीसरे चरण में 9 सीटों के लिए जो मतदान हुआ उसका प्रतिशत यहाँ पर ज़्यादा है। 62.28% शाम 5 बजे तक मतदान हुआ है। और अब जब ओवरऑल टोटलिंग की जाएगी तो मतदान का ये प्रतिशत करीबन 4 से 5% और बढ़ सकता है। यानी कि जो मेहनत चुनाव आयोग और इसके साथ ही नेताओं ने की है, कार्यकर्ताओं ने की है, उसका असर तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में नजर आया है। हालांकि अभी भी यहाँ पर कुछ सीटों पर, कुछ विधानसभाओं में कम लोग निकले हैं। आज अगर तापमान की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में जिन 9 सीटों पर आज संसदीय चुनाव था, मतदान था, वहां पर तापमान 40 से 42 डिग्री था। सुबह 11 बजे से पहले ज्यादा लोगों की संख्या नजर आई मतदान के लिए, और उसके बाद शाम 4 बजे के बाद लोग घरों से मतदान के लिए निकले। यानी गर्मी का खासा असर मतदान पर नजर आया। इसके साथ ही अगर सबसे ज्यादा मतदान की बात शाम 5 बजे तक की जाए तो शाम 5 बजे तक 72.08% राजगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, और इसके साथ ही भिंड में करीबन 50.96% मतदान, यानी सबसे
कम मतदान भिंड में हुआ है। ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है। जैसे कि हमने कहा कि अभी भी मतदान केंद्रों पर लोग मौजूद हैं और संभावना जताई जा रही है कि ये मतदान का जो प्रतिशत है वो 4 से 5% बढ़ सकता है। तो फिलहाल तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में 9 संसदीय सीटों पर मतदान का प्रतिशत पिछले 2 चरणों के मुकाबले बेहतर रहा है। चलिए, तो एक अच्छी खबर, एक अच्छा संकेत हरप्रीत जैसा बता रही है कि सबकी मेहनत इसमें रंग लाई है और प्रतिशत बढ़ेगा। अभी तक 62% रहा है और इसमें 4 से 5% का इजाफा होगा क्योंकि ये प्रतिशत शाम 5 बजे तक का निकाला गया। राजेश के पास चलते हैं, रायपुर। राजेश, दिन भर जिस तरह तलखी रही, गर्मी रही, मौसम में कुछ परिवर्तन रहे, उसी तरह कतारों में भी कुछ परिवर्तन देखे गए। आप क्या देखते हैं पूरे दिन का निचोड़? बिल्कुल पुनीत, देखिए रायपुर लोकसभा सीट की बात करें तो ज़्यादातर जो सीटें हैं वो शहर की प्रभावित शहरी आबादी वाली सीट है। 9 में से 4-5 पे शहरी आबादी का है। और रायपुर कोर शहर की बात करें तो सुबह में मौसम बहुत अच्छा था, सुबह में बहुत ज़बरदस्त भीड़ दिखी, आपको सुबह से ही कतारें दिखनी शुरू हो गई थी। दोपहर में धूप भी तेज हुई और लोग भी नदारत से दिखे मतदान केंद्रों से। लेकिन जब शाम को फिर से मौसम ने करवट लिया, थोड़ी सी ठंडक चली, हवाएं चलनी शुरू हुई, धूप कम हुई, तो वो उस रेशियो में हमें दिखा कि लोग भी निकल करके सामने आए हैं। तो मौसम के हिसाब से ही मतदाताओं की पंक्तियां भी मतदान केंद्रों पे नजर आई है। मतदान को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष प्रयास किए थे। उसकी तस्वीरें हम सुबह से ही दिखा रहे थे कि किस तरह से पंडाल की व्यवस्था की गई है, कूलर की व्यवस्था की गई है, खड़े होकर के इंतजार न करना पड़े इसलिए बेंच की लाइन बनाई गई थी, कुर्सियों की लाइन बनाई गई थी, आप बैठ करके बस अपना इंतजार कीजिए और वोट डालिए। मौसम भी बेहतर रहा, उसका भी फर्क पड़ा। चुनाव आयोग की ओर से निर्देश थे तो शरबत से लेकर के नींबू पानी से लेकर के ORS तक की व्यवस्था और मेडिकल टीम की भी व्यवस्था दिखी। ये तमाम प्रयास थे कि रायपुर शहर में वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ाया जाए। क्या बढ़ा? क्या 2019 में रायपुर लोकसभा के लिए जो वोटिंग परसेंटेज था वो 66% के करीब था। तो शाम 5 बजे तक 61.25% की वोटिंग रायपुर लोकसभा में हुई है। 1 घंटे की वोटिंग और जोड़ लीजिए, 4 से 5% की वोटिंग और बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ और अपडेट आएंगे तो आपको 66 आसपास में ही 1% या 1.5% की ग्रोथ अगर दिखती है तो दिखाई देगी। तो ये वही ट्रेंड है जो अब तक के 2 चरणों में चुनाव आयोग ने बताया है कि 1 से 1.5% की बढ़ोतरी वोटिंग में देखी गई है। तो क्या रायपुर के वोटर्स बिल्कुल नहीं निकलते, तमाम प्रयास विफल होते हैं? तो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस है और एक जो बड़ा फैक्टर है पुनीत इस बात का कि चुनाव में नाम तो जुड़ जाते हैं लेकिन जो संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत टफ होती है। तो जो बहुत सारे रायपुर के लोग होते हैं जो नौकरी के सिलसिले में दूसरी जगह चले जाते हैं, पढ़ाई के सिलसिले में दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे शहर, देश या फिर देश के दूसरे राज्यों में, तो वो नाम हटते नहीं है। एक रिपोर्ट हमने विधानसभा चुनाव में भी दिखाया था कि किस तरह से सरकारी कर्मचारियों की एक कॉलोनी है यहाँ पे काशीराम नगर की, वहाँ मंत्रालय के कर्मचारी है लेकिन सिर्फ वोटिंग 40% के आसपास हुई। मैंने खुद उस रिपोर्ट को किया था, जाकर के पता किया तो पता चला जो 4 साल 5 साल पहले ट्रांसफर होकर के दूसरी जगह चले गए उनका नाम भी वोटर लिस्ट में बना हुआ है। और जब नाम बना रहेगा तो वो वोटिंग होगी नहीं और वोटिंग परसेंटेज इफेक्ट होगी। तो कई कारणों में एक कारण रायपुर शहर की आबादी को लेकर के ये भी है, लेकिन जो दूसरे कारण है वो भी हो सकते हैं कि शहरी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कहीं ना कहीं वोट को लेकर के उतनी जागरूक नहीं है, नहीं तो ये प्रतिशत जो है वो और बढ़ सकता था। जी पुनीत, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो 66% के आसपास ओवरऑल अभी तक परसेंटेज आया है और इसमें 1 से 1.5% तक का इजाफा हो सकता है जैसा राजेश ने संकेत दिया। हालांकि भोपाल में मध्य प्रदेश को लेकर एक अच्छी तस्वीर दिखी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी देखना होगा कि क्या इसमें इससे अधिक कोई इजाफा होता है या इतने ही जहां तक राजेश बता रहे हैं वहीं जाकर ठहर जाता है। बिलासपुर चलेंगे जितेंद्र थबायत के पास। जितेंद्र बताएं, बिलासपुर मैदानी हिस्से की सबसे अहम सीटों में से एक रही, क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए बिलासपुर लोकसभा मैदानी हिस्से का सबसे अहम सीट माना जाता है और इस बार का जो बिलासपुर लोकसभा का चुनाव है वो निश्चित तौर पर दिलचस्प चुनाव था क्योंकि यहाँ पर भिलाई के विधायक कांग्रेस के जो हैं देवेंद्र यादव, उनको यहाँ से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और भाजपा ने फिर से एक बार अपना स्थानीय OBC कार्ड खेला था तो तोखन साहू प्रत्याशी बनाए गए थे और इसको लेकर दोनों दलों ने यहाँ पर जमकर जोर लगाया था, पूरा जोर लगाया था। और कांग्रेस के लिए चुनौतियाँ ज़्यादा इस बार चुनाव में रही हैं क्योंकि लगातार जो ये सीट है वो भाजपा के
कब्जे में रही है, सांसद यहाँ पर भाजपा के चुने जाते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस बार बड़ी चुनौती थी। हालांकि कांग्रेस ने भी यहाँ पर पूरा जोर लगाया है और मतदाताओं ने भी अगर कहे तो आज बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर मतदान किया है। सुबह से ही जिस तरह से लगातार हमने कवरेज भी किया है कि सुबह से ही तमाम जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों में पहुँचे हैं। हालांकि सुबह का जो समय था, सुबह का जो पहर था, उसमें जरूर मतदान प्रतिशत बढ़ चढ़ कर आगे आया था, लेकिन ओवरऑल जो 5 बजे तक की जो स्थिति अब सामने आई है, लगभग 60% मतदान जो है बिलासपुर लोकसभा में हुए हैं। और इसके अगर अलग अलग आंकड़ों को विश्लेषण करें तो जो शहरी क्षेत्र है, चाहे वो बिलासपुर हो, मस्तूरी का हिस्सा हो, यहाँ पर मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा है। यहाँ पर लगभग 53 से 54% मतदान हुए हैं। बाकी जो अन्य 6-7 विधानसभा है, यहाँ पर लगभग 60% से अधिक मतदान हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा मतदान जो है वो प्रभावित हुआ है। इसके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। हालांकि आज मौसम भी अगर कहें तो सुबह का मौसम जरूर यहाँ पर थोड़ा सा तापमान कम था, लिहाजा बड़ी संख्या में जो मतदाता थे वो मतदान केंद्र तक पहुंचे थे। लेकिन दोपहर का पहर यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज गर्मी धूप थी, इसकी वजह से मतदान प्रतिशत थोड़ा सा कम हुआ था। लेकिन शाम को एक उम्मीद थी कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन शाम ढलते ढलते जिस तरह से मौसम में बदलाव आया, अचानक बारिश होने लगी, कई केंद्रों पर यहाँ पर बिजली भी गुल हो गई थी, तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मतदान है वो भी प्रभावित हुआ था। हालांकि अभी भी अगर कहें तो कई मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो मौजूद है, क्योंकि अब मतदान का समय खत्म हो गया है। लेकिन जो परिसर के अंदर है उनका मतदान यहाँ अभी भी जारी है। बिलासपुर लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से एक तरफ जहाँ काफी उत्साह भी देखने को मिला, वहीं मस्तूरी क्षेत्र के बसंतपुर गांव में पूरे गांव ने यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। अलग अलग मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर वो उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था। प्रशासन लगातार मान मनोबल की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन प्रशासन उनको मनाने में कामयाब नहीं रहा था। तो इस तरह के भी जो मामले हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि कई गांव के लोगों ने यहाँ पर मूलभूत समस्याओं को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया था। हालांकि प्रशासन की तरफ से, निर्वाचन की तरफ से मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई जागरूकता जो कार्यक्रम है, अलग अलग अभियान है, वो भी चलाए गए। खास तौर पर इस बार मतदान केंद्रों में गर्मी को देखते हुए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। बदलते मौसम के बाद शाम का जो एकदम से मौसम का स्विच हुआ है, बदलाव हुआ है, इसके बाद फाइनल प्रतिशत का इंतजार रहेगा कि इसमें कितना सुधार होता है या ये वहीं ठहरता है। फिलहाल हम संतोष मालवीय का रुख करते हैं। विदिशा मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट अब तक बीजेपी का गढ़ रही। यहां से पूर्व सीएम को उतारा गया चुनाव मैदान में। मामले में इतना सब कुछ होने के बावजूद उस सीट के ऊपर शिवराज सिंह चौहान ने जमकर पसीना बहाया, तो क्या जनता भी खुलकर सामने आई? संतोष, 1967 से लेकर लगातार अभी तक जो है बीजेपी और जनसंघ के कब्जे में ये सीट रही है। 2 बार केसर भानु शर्मा जो है वो यहाँ पे लोकसभा सांसद रहे हैं। इस बार भी शिवराज सिंह जो 5 बार यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया है और जमकर शिवराज सिंह चौहान ने पसीना भी बहुत बहाया है। इस सीट को ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत से जीतने के लिए उन्होंने काफी कोशिश की है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी अपना अपना दावा कर रहे हैं कि जीत हमारी होगी, लेकिन चूंकि ये बीजेपी का गढ़ रही है तो इसमें दो राय नहीं है कि यहाँ से शिवराज सिंह चौहान का जीतना तो तय है। लेकिन उसको लीड को बढ़ाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर लगातार पसीना बहाया है। और विदिशा लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शाम 5 बजे तक लगभग 70% मतदान हो चुका था। जो अभी 6 बजे तक जो मतदान करने का समय है उस समय तक लगभग 3 से 4% और बढ़ने की यहाँ पर उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ तक बात की जाए तो सुबह जो 7 बजे से 9 बजे तक का समय था, वहाँ पर महिलाओं सहित पुरुषों ने लाइन लगकर जो वोटिंग की है, उससे ये मत प्रतिशत बढ़ा हुआ हम कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने भी हमको अपडेट दिया विदिशा से। विदिशा के साथ साथ राजेश, आपका भी धन्यवाद, जितेंद्र आपका भी धन्यवाद। तो ये तमाम बड़ी सीटों पर अब तक का अपडेट हमारे तमाम सहयोगी आपको बता रहे थे। हालांकि सबसे बड़ी बात ये कि कतारों में अभी भी लोग लगे हुए हैं और ये जो अंतिम घंटे में, अंतिम वक्त में आकर कतार में लगे लोग हैं, इनसे प्रतिशत में कितना सुधार होता है, ओवरऑल परसेंटेज कितना बूस्ट होता है, ये देखना होगा कितना बढ़ता है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक में हाथियों से बचते हुए बूथ तक मतदान दल के सदस्य पहुंचे हैं। शांतिपूर्ण मतदान करवाया। प्रतापपुर के मादन नगर इलाका है जहां के ऊपर 5 ग्रामीणों को हाथी ने कुचल दिया। शाम 6 बजे के बाद प्रतापपुर में 10 गांव में कर्फ्यू जैसी स्थिति है। इस समस्या के लिए कई बार प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सबसे गुहार आम लोगों ने लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं। IBS 24 से बातचीत में ग्रामीण क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको।
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जो है वो चल रहा है और अपने अंतिम चरणों में है। और मैं इस समय खड़ा हूँ सूरजपुर जिले के प्रतापपुर के मदन नगर मतदान केंद्र पे, जो हाथी विचरण इलाका है, हाथी एलिफेंट इन्फेक्टेड इलाका यहाँ पे बताया जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो उसके बावजूद कई ग्रामीण यहाँ पे जो वोट देने यहाँ पे पहुंचे हैं, किस तरीके की यहाँ पे वो अपने जीवन जी रहे हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे वोट देने आए तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दहशत तो रही होगी। अभी दिन में नहीं रहता है जी। किस तरीके का खतरा रहता है? रात में भाई यहाँ मान ले अगल बगल जाते हैं तो जंगल है, तो शायद रोड में जाते समय हाथी अचानक निकल जाता है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग और हैं। किस तरीके के यहाँ पे हाथियों का रहता है, वो कहाँ तक आते हैं और किस तरीके की दिक्कतें और खतरा बना रहता है? जैसे जैसे शाम ढलता है वैसे जंगल से निकल के सिर्फ गांव की ओर ही हाथी सब खाने के चक्कर में, गन्ना लगा हुआ है, गेहूं है, चना लगा हुआ है, सबको खा के, और जैसे वहां से कैसे वो निकल गए घर साइड तो घर को भी तोड़ देता है, नुकसान पहुंचाता है, और कहीं आदमी मिल गया तो दौड़ा के मार भी देता है। जो एलिफेंट इफेक्टेड इलाका है वहां पे काफी दिक्कतें होती हैं, रोजगार उसमें नहीं चल पाता है, बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। इस तरीके की जो समस्याएं वो जस की तस आज तक बनी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस इलाके की समस्याओं को, इन लोगों को कब तक निजात दिला पाते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ तहसीन जैदी, सूरजपुर, प्रतापपुर, मदन नगर। वक्त यहाँ के ऊपर ब्रेक का होने वाला है, लेकिन आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद में IBS24 पर 20 दिग्गजों की अलग अलग तस्वीरें हैं। देखें ज़रा 20 दिग्गजों के वोट करने वाली अलग अलग तस्वीरें क्या हैं। चलिए इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, आइए देखते हैं। इन तस्वीरों को आप देखें, ये तस्वीरें हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जब दिन के दौरान सभी दिग्गजों ने वोट किया। सबसे पहली तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री ने आज वोट किया और वोट के दौरान पैदल चलते हुए अहमदाबाद में जो पोलिंग बूथ के भीतर तक गए, बाहर निकलकर कुछ बच्चों के साथ मुलाकात की। ये सारी तस्वीरें देश भर ने आज देखी। गांधीनगर की तस्वीर, देश के गृह मंत्री ने आज वोट किया। आनंदीबेन पटेल अहमदाबाद में अपना वोट डालने के लिए पहुंची, प्रदेश की राज्यपाल। और इसके अलावा रायपुर छत्तीसगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, गुजरात की तस्वीर देख रहे हैं। ये सभी खास व्यक्ति हैं, ये सभी विशिष्ट व्यक्ति हैं, चिर परिचित चेहरे हैं जिन्होंने आज वोट डाला। और जैसे ही वोट डालने पहुंचे तो मीडिया के कैमरों ने इन्हें कैप्चर किया और ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। इस वक्त आपको एक बड़ा अपडेट दे दें, जब तीसरे चरण में सबका ध्यान लगा है तब उस वक्त हरियाणा से आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं। हरियाणा में सियासी संकट गहरा गया है और वहां बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई। 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन हरियाणा सरकार से वापस ले लिया है और ये सरकार अल्पमत में आ गई है। तो हरियाणा में सियासी संकट या सियासी नाटक भी आप इसे कह सकते हैं, चरम पर दिख रहा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया। सोमवीर सांगवान समर्थन वापसी का ऐलान कर चुके हैं। तो 3 निर्दलीयों ने अपना समर्थन वापस लिया, जिसके बाद बीजेपी सरकार हरियाणा में अल्पमत में आ गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तर्क दिया जा रहा है किसानों के मुद्दे पर, ऐसा भी कर रहे हैं। वहां सैनी सरकार अल्पमत में आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सोमवीर सांगवान ने अपना समर्थन वापस लिया है और बीजेपी सरकार, सैनी सरकार अल्पमत में आ गई। वापस लौटते हैं चुनावी अपडेट के ऊपर। तीसरे चरण के रण में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कुल 16 सीटों पर क्या स्थिति है। अब तक हमने आपको 4 विधानसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा क्षेत्र हैं, 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, उनका आपको पूरा अपडेट दिया। और इस वक्त आपको और टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने वाले हमारे कुछ और साथी जुड़ रहे हैं, जिनसे जुड़कर आप देख पाएंगे पूरे दिन का
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन लोकसभा सीटों पर क्या हाल रहा है। मेरे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त जुड़ गए हैं, नासिर गौरी जुड़ गए हैं ग्वालियर से, स्टार जुड़ गए हैं कोरबा से, दुर्ग से जुड़ गए हैं राजेश मिश्रा और नवीन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं गुना से। इन संसदीय क्षेत्रों में क्या स्थिति रही है एक एक करके आपको बताते हैं। कोरबा स्टार के पास चलेंगे। स्टार बताइए, क्या स्थिति पूरे दिन भर के बाद बनती दिखी? देखिए, कोरबा की बात करें तो तीसरे चरण में हाई प्रोफाइल सीट थी। वजह यह कि दो महिलाओं के बीच में मुकाबला था और देखा जाए तो उत्साह की जहाँ तक बात करें तो सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर लोग मतदान केंद्र में पहुँच गए थे। दिन भर भी मतदान चलते रहा। दोपहर के थोड़ी सी गर्मी थी, उस समय थोड़ा कम पड़ा और शाम के करीब 4 बजे अंधड़ चालू हो गई थी, उस वजह से भी थोड़ा सी वोटिंग में कम पड़ा। लेकिन 5 बजे के बाद फिर वापस मतदाता निकले और 5 से 6 के बीच में भी सभी लगभग जितने पोलिंग बूथ हम देखे वहाँ पर भीड़ देखने को मिली। तो और ऐसा अनुमान है कि 65% से ज़्यादा मतदान प्रॉपर कोरबा विधानसभा की बात करें वहाँ होगा और लोकसभा में तो यह फिगर जो है 70% के आसपास जा सकता है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है, नेता भी मौजूद है और आम जनता भी मौजूद है। तो बात करते हैं राकेश जी से भी है, राकेश भी अभी हमारे साथ मौजूद है। लगातार आप लोग दिन भर इतने समय से मेहनत किया, दिन भर देखे, क्या रेस्पॉन्स मिला, क्या स्थिति है? जनता में बहुत उत्साह, लेकिन शाम के समय तूफान और अंधड़ तूफान चला, पानी गिरा, उसके कारण मतदाताओं को मुश्किल हुई है। लेकिन समय बढ़ाने की मांग भी की गई है, लेकिन प्रशासन ने अभी उस पर कोई निर्णय नहीं दिया हमको। आप लोग क्या कहेंगे? पूरा दिन भर आप लोग घूमे हैं, पहले भी लगातार सक्रिय रहे, तो क्या स्थिति दिख रही है? बहुत अच्छी स्थिति है और पूरे कोरबा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और सरोज दीदी के पक्ष में पूरा उत्साह है। और आप जैसे बोले हाई प्रोफाइल सीट पर लगे, हम ये कहते हैं कि हम जो दूसरी प्रत्याशी हम दीदी के टक्कर में उसको कहीं नहीं मानते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमको 5 साल देखे हैं और जिस हिसाब से दीदी हमें शीर्ष नेतृत्व ने हमको सरोज दीदी को दिया, ये बहुत बड़ा कोरबा का सौभाग्य है। परसेंट वाइज देखा जाए तो जो पोलिंग परसेंट हुआ है, क्या किस रूप से देख रहे हैं इसको आप? पोलिंग परसेंट जिस हिसाब से अपने इस बार रुझान आया है, जो सुबह से जो मतदाताओं का जो रुझान दिखा, निश्चित तौर पे ये रुझान बताता है कि आज पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी पारी देने के लिए जो तत्पर हुई है, ये उनका उत्साह इस बात का द्योतक है। और शाम के समय जो हल्की सी अंधड़ बारिश हुई है, निश्चित तौर पे ईश्वर भी उस चीज़ का आशीर्वाद देने के लिए तैयार हुआ। चलिए, मतदाता भी हमारे साथ मौजूद है कोरबा के, आप लोगों ने भी वोट किया है, क्या रेस्पॉन्स मिला कि इस प्रकार का माहौल देखे आप लोग दिन भर? बीजेपी का ही माहौल है सर, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर चुनाव जीत ही रहे हैं। मुद्दों को लेकर ध्यान दिया कि किस प्रकार से आपने सिर्फ चेहरे देखे कि मुद्दे को फिर से मोदी सरकार? चलिए, सभी ने अपनी अपनी राय व्यक्त की। स्टार और जैसा स्टार हमको बता रहे थे कि शाम के समय कोरबा में आंधी तूफान की वजह से थोड़ी दिक्कत लोगों को हुई है। अचानक से मौसम ने करवट ली, हालांकि नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सभी बड़े उत्साहित हैं और प्रतिशत को अपने फेवर का बता रहे हैं। आप सभी हमारे साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए, आपसे हम लगातार अपडेट लेंगे। दौर की जबरदस्त होड़ के बाद क्या तस्वीर बन रही है, ये आपको बता रहे हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर साथी भी हमारे साथ जुड़कर आपको अपडेट दे रहे हैं पूरे दिन का। और इस बीच दुर्ग से एक अहम तस्वीर दिखी। पिता की मृत्यु के बावजूद मतदान करने के लिए एक बेटी पहुंची। लोकतंत्र के पर्व में ये युवती शामिल हुई है। पिता का शव एक तरफ और दूसरी तरफ एक बड़ी जिम्मेदारी। युवती ने लोगों से मतदान की अपील इस मौके पर की। लोकतंत्र के इस महापर्व में तरह तरह के लोग, तरह तरह के मतदाताओं को हमने आज देखा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो या जो महिलाएं हो। काफ़ी लंबे कतार में लग करके गर्मी भी होने के बावजूद सहते हुए उन्होंने अपना मतदान किया। लेकिन एक ऐसे मतदाता भी हमारे सामने हैं जिनके पिताजी की आज ही मौत हुई है और उसके बावजूद उन्होंने वोट किया है। और वोट उन्होंने क्यों किया, हम उनसे ही पूछते हैं। आज आपने वोट किया है और जानकारी मिली कि आपके पिताजी की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, अचानक उनकी आज डेथ हो गई। तो हम लोग ने ये सोचा कि डेथ हो गई है, अब वोट कैसे डाला जाए। लेकिन हम लोग ने ये सोचा नहीं, ये हमारा अधिकार है, इसे हम पूरा करेंगे। इसलिए हमने आज मन पक्का करके तो आपने वोट कर दिया है, कारण क्या था वोट करने का? आपके यहाँ तो दुख था, उसके बावजूद आपने वोट किया है? ये हमारा काम ही है वोट करना, और लोकतंत्र है, ये चीज़ के लिए ज़रूरी है और सभी ने करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वोट जरूर करना चाहिए। क्योंकि एक वोट से भारत का अगर विकास होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि अच्छी सोच के साथ एक बेटी जिसके पिताजी की मौत हुई है, उसके बावजूद उसने अपना मतदान किया है और लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन आप अपना वोट जरूर डालें।
दुर्ग से आकाश राव। और रायपुर से एक अपडेट और दे दें। IBC 24 की खबर का असर देखा। मतदाता सुधीर मंडपे ने IBC 24 को थैंक यू कहा। IBC 24 की पहल पर मतदान का अवसर उनको मिला। अधिकारियों ने फॉर्म भरवाकर उनसे मतदान करवा दिया। अधिकारियों ने सुधीर मंडपे को मृत बताकर वापस भेज दिया था। जीते जागते व्यक्ति को मतदान का मौका नहीं मिल पा रहा था। जब हमने इस खबर को दिखाया, मुद्दे को उठाया, तब इसके बाद उन्हें मतदान का अवसर मिला और इस पर उन्होंने IBC 24 को धन्यवाद दिया। और इस वक्त पूरे दिन के बाद क्या अपडेट है, ये जानकारी के लिए हमारे साथ में नवीन और बाकी साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नवीन का रुख करते हैं। नवीन, आप बताएं, एक ऐसी सीट के ऊपर सुबह भी हमने आपसे बातचीत की थी जो बड़ा हाई प्रोफाइल दिलचस्प मुकाबला, वहां क्या स्थिति बनी दिन के बाद? देखिए पुनीत, बिल्कुल मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर खुद मोदी जी बड़ी उम्मीदों से देखते हैं। खुद बीजेपी की टॉप लीडरशिप ज्योतिरादित्य सिंधिया में बहुत सारे पोटेंशियल देखती है और ये दावा भी करती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस देश के बड़े भविष्य के बड़े नेता बनने वाले हैं। जाहिर सी बात है, पूरे देश भर की नज़रें टिकी हुई थी इस सीट पर, वो भी तब जब 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हीं के एक कार्यकर्ता ने इस लोकसभा चुनाव में, पिछले चुनाव में हरा दिया था। उसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा सबक लिया और बहुत ही सीरियसली इस पूरे चुनाव को लड़ा। गुना शिवपुरी सीट में लगातार वो सक्रिय रहे और पिछले 3 महीने में हमने देखा कि वो हर पॉकेट में गए हैं, हर वर्ग से मिले हैं, हर तबके से बातचीत की है और सबकी बात को पूरे करने की कोशिश की है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार सक्रिय रहे और आज भी पुनीत पूरे लोकसभा में बूथों पर वो निरीक्षण करते रहे। सुबह 7:30 बजे वो शिवपुरी से निकल चुके थे और लगभग उन्होंने 80% बूथ को कवर किया। तमाम जो बूथ वर्कर हैं उनसे बातचीत करते रहे। कल रात तक, देर रात तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे जुड़े रहे और उनको ये ताकीद करते रहे कि सुबह वो समय पे पहुँचे और जो बूथों के बाहर जो कार्यकर्ता हैं उनसे लगातार संपर्क में रहे कि जो भी वोटर्स हैं उनको लगातार कॉलिंग करते। चलिए नवीन, आपने बताया कि आज पूरे दिन भर वे सतत संपर्क में रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों को देंगे। इस वक्त राजेश जी का हम रुख कर रहे हैं। राजेश जी बताएं, पूरे दिन भर का निचोड़ आप क्या निकालते हैं? लोकसभा क्षेत्र में हूँ। हम दुर्ग गए, कुरुडी गए, भिलाई गए, चरौदा गए, कुम्हारी गए और अभी मैं अमलेश्वर में खड़ा हूँ जो रायपुर के करीब है। अगर हम बात करें तो कुछ देर अभी यहाँ पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग खत्म होने के बाद की जो प्रक्रिया है वो दिखा रहा हूँ कि जितनी मशीनें हैं उसको सील कर दिया गया है और आप देख रहे हैं कि मशीनें EVM और VVPAT जो है वो सारी मशीनों को सील कर दिया गया है। सारी औपचारिकताएँ पूरी कर दी गई है। मगर अगर हम बात करें दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की तो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में आज सुबह से ही काफ़ी उत्साह मतदाताओं में देखा गया था। सुबह 6:30 बजे से जो भिलाई का सेक्टर 5 का इलाका है वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ गई थी वोट डालने के लिए। हालांकि आखिरी समय जब वोटिंग के खत्म होने का समय था उस वक्त तेज बारिश गिरी, इसलिए इसके बावजूद भी बहुत सारे मतदान केंद्रों में शाम को 6 बजे भी तक भी काफ़ी भीड़ देखी गई। जहां मैं खड़ा हूं वहां पर 6 बजे गेट बंद कर दिया गया था और अगर बात करें तो उसके बाद जो है वो मतदाता नहीं थे, मगर उसके बाद की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई। अगर हम बात करें तो शुरुआती भिलाई और दुर्ग में कम से कम 5 से 6 जगह मतदान केंद्र में ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि जहां पे VVPAT में या और EVM में कुछ दिक्कतें आई थी, उसके कारण जो है वोटिंग प्रभावित हुआ था। मगर उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों का उत्साह जो है वो खत्म नहीं हुआ। अगर हम दुर्ग क्षेत्र की बात करें तो अभी शाम को 5 बजे तक 67% वोटिंग हो चुकी थी। 1 घंटे का समय और बचा था और बहुत सारे मतदान केंद्रों में बहुत सारे लोग लाइन में लगे थे। तो ऐसा संभावना नजर आ रही है कि शाम को 6 बजे तक जो है 70%, ये तो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र का जो रिकॉर्ड है वो 70% से ऊपर चला जाएगा और यही चीज बताता है कि काफी उत्साह था। दिन भर काफी तेज गर्मी थी। तो जैसा राजेश जी बता रहे हैं कि 70% का रिकॉर्ड रहा है और इसके ऊपर भी मतदान प्रतिशत जा सकता है। नासिर गौरी का रुख करेंगे जो हमारे साथ में ग्वालियर से जुड़े। नासिर बताएं, वहां कितना प्रतिशत गया है और कितना जा सकता है, संभावित है?
देखिए ग्वालियर की अगर बात की जाए तो अभी जो 5 बजे तक का है 58% मतदान हुआ है और उसके बाद अब मशीनों को लॉक कर दिया जा रहा है। उसके बाद अब थोड़ी देर में जो फाइनल परसेंटेज है वो आ जाएगा। लेकिन देखा जाए तो 2019 की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2019 में 57% गिरा था और लेकिन शहरी क्षेत्र में पिछली बार भी कम था और इस बार भी यही कम है। लेकिन सबसे अहम भूमिका अगर देखा जाए वोटिंग परसेंटेज का महिलाओं का रहा है, तो हमारे साथ में महिलाएं भी हैं। क्या सोच कर निकले थे इस बार? हमने ये देखा कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा लेकिन महिलाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आई। मोदी जी को वोट करना है और देश को विश्वगुरु बनाना है। सबका उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी आए। भारतीय जनता पार्टी इसलिए आनी चाहिए क्योंकि मोदी जी के आ जाने के बाद, ऐसा प्रधानमंत्री आने के बाद में पहली बार इतने सालों में राम मंदिर बना है। क्या कहेंगे आप लोग? महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट करने निकले हैं कैसे? महिलाओं को मोदी पर गर्व है। मोदी को की लहर जैसी छाई हुई है। महिलाओं के प्रति उन्होंने जितना काम किया है, तो मोदी लहर सबसे बड़ा कारण है। क्या कहेंगे आप बुजुर्ग, लेकिन युवाओं में ज्यादा जोश नहीं दिखाया? बुजुर्ग लोग नहीं, यहाँ तो युवाओं में ज्यादा जोश दिखा। युवा प्रत्याशी होने की वजह से और एक शिक्षित प्रत्याशी होने की वजह से उनका युवाओं में बहुत अच्छा उत्साह दिखा और युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसी वजह से यहाँ का मतदान प्रतिशत 65 के पार निकल गया। तो देखा जाए तो अब जो फाइनल आएगा तो उसमें देखा जाए तो लगभग जो पूरे ग्वालियर लोकसभा की ओवरऑल कहे जाए तो 63% से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए ग्वालियर चंबल लोकसभा सीट की, जो 4 लोकसभा सीटें बेहद खास सीटें हैं, उसमें से सबसे खास गुना और उसके बाद ग्वालियर सीट सबसे ज्यादा सबकी नजर थी, क्योंकि 2 ग्वालियर लोकसभा सीट है सिंधिया प्रभाव की सीट मानी जाती है परिवार के, और 2007 से यहाँ से बीजेपी का विजय। लेकिन इस बार कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे प्रवीण पाठक, वो दम भर रहे थे कि इस बार जो एक कांग्रेस का एक सूखा लंबे समय से चल रहा है वो उसको खत्म करेंगे। चलिए अब यही सवाल है नासिर कि क्या वो सूखा खत्म होता है? 63% के आसपास ये जो प्रतिशत आप बता रहे हैं, क्या इसमें इजाफा होगा और कितना होगा? तीसरे चरण के रण के तहत में देश भर में 93 सीटों पर और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुल 16 सीटों के ऊपर वोटिंग का समय खत्म हो गया और वोटिंग का समय समाप्त होने के बाद कहां कितना प्रतिशत रहा है? जैसे ओवरऑल मध्य प्रदेश में 62 से 64% के आसपास का अब तक का जो रिजल्ट हमको मिला और इसके बाद ये प्रतिशत और आगे जा सकता है। 4 से 5% तक इसमें इजाफा इसकी उम्मीद की जा रही है, जितने लोग कतार में लगे उनका प्रतिशत जोड़ने के बाद। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी 67 से 68% के आसपास तक मतदान की खबरें मिल रही हैं और ये प्रतिशत भी तकरीबन 3 से 4% आगे जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में दिन भर की कुछ अहम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखें आप, 24 के रण में जो तीसरा चरण था बड़ा दिलचस्प रहा है। वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ा है। दिन के समय मौसम ने भी कई करवटें ली। दोपहर में चिलचिलाती धूप, सुबह और शाम हवाओं का दौर दिखा और शाम को कई जगह तूफान के साथ में कुछ जगहों पर बारिश का क्रम। मौसम पूरी तरह बदल गया, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये आप देखें, नाव पर सवार होकर भी वोटिंग करने के लिए लोग पहुंचे हैं। तो शहरी मतदाताओं की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का उत्साह, इस तरह की जागरूकता, इन तस्वीरों ने लोकतंत्र के उत्सव को और खास बना दिया। और इस वक्त का अपडेट क्या है पूरे दिन भर का बताने के लिए मेरे सहयोगी अविनाश पाठक जुड़ गए रायगढ़ से। उनका रुख करते हैं। अविनाश, बताएं आप क्या स्थिति रही, बड़े संक्षेप में आप अपडेट दीजिएगा। देखिए पुनीत जी, पोलिंग का जो परसेंट है वो काफ़ी अच्छा रहा। ये सबसे अच्छी खबर है कि पूरे छत्तीसगढ़ में अगर अब तक के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोलिंग रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की हुई है और अभी तक की लगभग 75.84% मतदान हो चुका है और अभी भी फाइनल आंकड़े आने बाकी हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पोलिंग जो है रायगढ़ लोकसभा सीट की होगी। और अब चूंकि पोलिंग खत्म हो गया है और ईवीएम में मतदाताओं के जो प्रत्याशियों के भाग्य हैं वो कैद हो गए हैं, लगातार प्रत्याशी दौरा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या कुछ रुझान है। वैसा डॉक्टर मेनका सिंह है, सीधे उनसे बात करूंगा। मैम, वोटिंग खत्म हो गई है, लगातार आपने पूरा निरीक्षण भी किया है पूरे लोकसभा क्षेत्र का, क्या कहेंगे, क्या कुछ रुझान है, क्योंकि पोलिंग काफ़ी अच्छी हुई है? नमस्कार। जिस हिसाब से पोलिंग बहुत हैवी हुई है तो लगता है बदलाव के लिए, जब भी लोग चाहते हैं कि बदलाव हो तब यूजुअली पोलिंग है अच्छा होता है जी। खास तौर पर जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, धर्मजयगढ़ की बात करें, लैलूंगा की बात करें, यहाँ पे मैम बम्पर पोलिंग हुई है। सुबह 6 बजे से यहाँ पे कतारें लग रही थी। क्या कहेंगे, अवेयरनेस काफ़ी अच्छा रहा है मतदाताओं में? आमतौर पर ग्रामीण इलाके में इतनी यदि पोलिंग नहीं होती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत जमकर पोलिंग ग्रामीण इलाकों में हुई है। हाँ, क्योंकि लोगों को डर है, अभी भी लोगों का ज़मीन जा रहा है,
जहाँ है जंगल वहाँ नहीं देना चाहिए। और हाथियों के लिए जो पैसेज बनाए थे उसको अडानी को दे दिए, और लोगों को लगता है ना कि अब हमारी बारी है, हमारे तो ज़मीन जाएगा, और आरक्षण को भी लेके लोग चिंतित हैं। बीजेपी ने मोदी की गारंटी के भरोसे चुनाव लड़ा, आप लोगों ने 5 न्याय की बातें कही, कितना असरदार रहा? क्योंकि लगातार आप लोगों ने भी महालक्ष्मी योजनाओं को लेकर फॉर्म भरवाए हैं, लेकिन बीजेपी ने भी लगातार जिस तरह से कैंपेनिंग की, बड़े नेताओं के दौरे रहे, क्या कुछ लगता है चुनौती काफ़ी महत्वपूर्ण थी, बहुत बड़ी चुनौती है इस लोकसभा सीट में? बहुत बड़ी चुनौती थी, और ये तो VIP सीट है ना, चीफ मिनिस्टर का ही ये सीट है, तो उनके लिए तो बहुत ही प्रेस्टिजियस बात कि उनका जीतना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे जो चलिए अब इस पर अविनाश देखना होगा जनता की मोहर किस पर लगी है। नतीजों के लिए तो 4 तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हम कुछ अन्य साथियों का रुख कर रहे हैं। सौरभ हमारे साथ जांजगीर से जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपके पास आ रहे हैं, बताइएगा, अपडेट दीजिएगा, कितना प्रतिशत रहा है? बिल्कुल, देखिए पुनीत, अभी मैं जांजगीर लोकसभा के अंतर्गत एक गांव में हूं, और चूंकि यहां पर बारिश हो रही है, और सबसे बड़ी बात ये रही, आज अच्छी बात ये रही मतदाताओं के लिए कि आज जांजगीर का जो मौसम है वो बहुत अच्छा रहा। कोई गर्मी ज़्यादा नहीं रहा, तापमान में काफ़ी गिरावट देखी गई। दिन भर जो लोग जो है गर्मी से परेशान होते या मतदान करने के लिए नहीं पहुँचते गर्मी के कारण, वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। सुबह से लेकर अभी तक आप देखिए, मैं एक हाईवे में खड़ा हूँ, और एक गांव है, लोकसभा जो जांजगीर लोकसभा का एक गांव है, आप अभी भी बारिश हो रही है। और पूरे अगर लोकसभा की बात करें तो 60% से ज्यादा मतदान अभी तक हुए हैं। हालांकि अभी फाइनल आना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर कमलेश जांगड़े जो बीजेपी की कैंडिडेट थी, और वहीं शिव डहरिया जो कांग्रेस के कैंडिडेट रहे। शिव डहरिया इससे पहले भी यहां चुनाव लड़ चुके हैं, जिनकी हार हुई थी। कुल मिलाकर लेकिन दोनों के बीच काफी फाइट देखने मिली। दरअसल कांग्रेस को एक फायदा ये मिला, जांजगीर लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक है, तो स्वाभाविक रूप से 1,15,000 की बढ़त जो है 2018 विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो जो है देखने को मिलती है। 2023 चुनाव के हिसाब से देखें तो वो देखने को मिलती है। लेकिन आप जो है इससे पहले भी जो कोई और बहुत सारे रिकॉर्ड देखें तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव भले ही बीजेपी हार जाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका रिजल्ट जो है वो कोई दूसरा उलट रहता है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मोदी का चेहरा। वही यहाँ पर एक जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, वो भी काफी दमखम से चुनाव लड़े हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो है जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं उनको। चलिए सौरभ, ये 60% से अधिक की वोटिंग किसके पक्ष में जाएगी, फिलहाल इसका एनालिसिस हम आगे भी जारी रखेंगे। अंशुल मुकाती मुरैना से जुड़े हैं। अंशुल, बताएं वहां का हाल, बताएं कितना प्रतिशत गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मुरैना में दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना जोर लगाया था, तो उससे 5 बजे तक का मतदान जो है वो 55.25% तक पहुंच गया था। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जब रात को 9 बजे तक फाइनल आंकड़ा जो सामने आएगा उसमें कहीं ना कहीं ये वोटिंग परसेंटेज जो है ये 60% तक जा सकता है। हालांकि 2019 के चुनाव से यह जरूर कम है। 2019 के चुनाव में 65% यहाँ पर मतदान हुआ था, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 चरणों में कम मतदान की बात सामने आ रही थी, उससे एक बार यह साबित हो गई कि मुरैना में जबरदस्त वोटिंग जो है वो हुई है। और जिस तरह से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की गई थी, भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ बसपा के प्रत्याशी जो हैं वे भी बड़ी मजबूती के साथ मैदान में उभर करके सामने आए थे, तो उससे कहीं ना कहीं उसका असर जो है वोटिंग पर भी दिखाई दिया है। और जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने और सभी पार्टियों ने कोशिश कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, दोपहर के बाद उसमें जरूर इजाफा हुआ है। फिलहाल 55.25% जो ये 5 बजे तक का आंकड़ा है। उम्मीद यही की जा रही है कि 60% तक का जो वोटिंग है वो मुरैना में पहुंच सकता है, और जिससे कि दोनों ही कहीं ना कहीं बम्पर वोटिंग जिसे कहा जा सकता है मुरैना में दोनों प्रत्याशियों के लिए सामने आ सकती है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो अभी अभी अपने जीत के दावे जो है कर रहे हैं। सभी को जो है वहाँ मुरैना, चलिए तो त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीट पर फिलहाल 55% का एक आंकड़ा है, लेकिन ये 62% जो 2019 का आंकड़ा था इसके आगे जाएगा, इस तक जाएगा, या इसे भी टच नहीं कर पाएगा, ये फाइनल फिगर तक वेट करना पड़ेगा। रवि सिसोदिया भी हमारे साथ में दिखाई पड़ रहे हैं, भिंड से, उनका रुख करते हैं। रवि, बताएं क्या वहां से प्रतिशत मिल रहा है आपको, क्या अभी भी कुछ लोग बचे हैं? देखिए पुरी, सबसे महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर आज मतदान होना था, और
अगर इन पूरे आंकड़ों पर नज़र डालें, इन पूरी 9 सीटों पर अगर नज़र डालते हैं लोकसभा सीटों में, तो सबसे कम मतदान जो हुआ है वो भिंड लोकसभा सीट पर ही हुआ है। 50.96% जो है वो मतदान का आंकड़ा अभी फिलहाल आखिरी आया है और संभवतः 9 बजे तक का जो फाइनल आंकड़ा आएगा तो उसमें ये 52% से अधिकतर जा सकता है, इससे ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो पब्लिक है पहले फेज़ में, यानी कि सुबह के पहले फेज़ में तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और वोटिंग भी अच्छी हुई, लेकिन दोपहर में कहीं ना कहीं एक भीषण गर्मी का कारण भी रहा कि लोग अपने घरों से नहीं निकल पाए। हमने इस पर स्पेशल रिपोर्ट भी बना के दी कि किस तरीके से दोपहर में गर्मी का जब समय रहा है, 41 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर रहा है। लोग गुना में 69.34, सागर में 62.06, विदिशा में 70.35, भोपाल में 60.99, राजगढ़ 72.99, बैतूल 69.68, औसत जो अभी आ रहा है वो 66.12, पिछली बार का जो औसत था वो था 66.63 2019 का, अभी का जो औसत है वो 66.12 है। पिछली बार का फाइनल था कौन सा? हाँ, वो तो 2019 का बता रहे हो, फाइनल जी 19 का फाइनल था जी, 66.12, लेकिन ये अभी चेंज होगा, हो सकता है जैसे ये फाइनल होगा जितना होता जाएगा वैसे वोटर टर्नआउट पे तो आपको भी दिखता है, और फाइनल होगा तो हम आपको उस पर डाल देंगे देर रात जब भी 9-10 बजे जब भी होगा तो ये है स्थिति। 5 बजे की स्थिति में जो जानना चाह रहे थे, सबसे अच्छा जो टर्नआउट था वो सारंगपुर का था 75.39, उसके बाद राजगढ़ विधानसभा बता रहा हूँ, राजगढ़ 74.42, फिर इछावर 74.2, और जहाँ सबसे मतदान कम हुआ था 5 बजे की स्थिति में, लाहार में 44%, भिंड में 44.3%, अटेर में 45.3%। तो तीनों जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो सबसे जहाँ कम हुआ था वो तीनों भिंड। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त एक अपडेट दिया जा रहा है कि 2019 में 66.63% औसत वोट रहा था, जबकि अब की बार 66.12% है, जिसमें रात 9 से 10 बजे तक फाइनल फिगर आने के बाद कुछ चेंज संभावित है। अपडेट आपको मिलता रहेगा, आप देखते रहें IBS 24।